हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। एग्जाम की डेट्स कंटिन्यू धीरे धीरे नजदीक आती चली जा रही हैं और एग्जाम के लिए हम बेहतर ढंग से एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो नंबर हैं वो हमारे दोस्तों में, हमारे स्कूल में सबसे उच्च हों, अर्थात हम टॉप करें अपने स्कूल में, है ना। मजा तब आता है जब आप शांति से पढ़ाई करते हुए सबसे उच्च रैंक प्राप्त करते हैं और हर तरफ आपकी वाहवाही होती है। इस कड़ी में हम लोग निरंतर अपने आप को सुदृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। जो टॉपिक्स बहुत हैवी हैं उसको सॉल्व कराया जा रहा है। आप भी मेरे साथ बखूबी लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन रात। समझिए इस बात को कि कभी निरंतर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, कभी आप मेरे लिए मेहनत करते हैं। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक आप पहुंचाते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, उसके लिए आपको बहुत थैंक यू, है ना। अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज करिएगा, ऐसा सबके यहाँ पहुंचाइएगा ताकि हमारी जो फैमिली है स्पेशल साइंस की वो बढ़े। मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूं तो आप मेरे लिए थोड़ा सा एफर्ट करें। आप अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने पुराने नए जो भी दोस्त हैं उनके यहाँ पहुंचाएं और हमारी फैमिली जो अभी चल रही है उसको लार्ज किया जाए, है ना। इसमें आप ग्रेट प्लान है उसे आप धारण कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, निरंतर टॉपिक के ऊपर अग्रसर होते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक जो 10th, 11th और 12th की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बोर्ड वालों के लिए। ध्यान से समझिएगा। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ब्लड्स के ऊपर। किसके ऊपर बाबू? ह्यूमन ब्लड्स के ऊपर। आप समझिएगा, ह्यूमन ब्लड जो होता है तरल पदार्थ होता है, उसमें बहुत सारे सबस्टेंस मिश्रित होते हैं और हमारे शरीर में निरंतर क्या करता रहता है? दौड़ता रहता है। क्या कंफर्म है ना? दौड़ता रहता है कि रुका रहता है? भाई दौड़ता रहता है। अगर रुक जाएगा तो जिंदगी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा ब्लड्स के बारे में और समझ लीजिए। ब्लड जो है शरीर में ऑक्सीजन, उसके अलावा पोषक पदार्थ जो हम भोजन करते हैं, पेट में जाता है, पचता है, तो वहां से जो पोषक पदार्थ निकलते हैं उसको अपने अंदर घोल लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है और पूरे शरीर में समस्त सेल, समस्त ऊतक के पास पहुंचा देता है। अब इससे होता क्या है कि जो हमारे चेहरे की चमक है, एनर्जी है, वो पूरे शरीर में एकदम लेवल में रहती है ना। हमारे जो रुधिर का जो कलर होता है वह चमकीला लाल होता है, रेड होता है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो चमकीला लाल नहीं होता है, तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, डार्क हो जाता है ना, ब्लू या बैगनी हो जाता है उसका कलर। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ब्लड्स के बारे में इतनी छोटी सी विशेषताओं के साथ आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं ब्लड ह्यूमन बीइंग में लगभग 6 से 8 लीटर, कहीं कहीं 7 लीटर, कहीं कहीं 6 लीटर इतना दिया है। क्लियर रहिएगा कि 6 से 7 कर लेंगे तो बेहतर होगा, चलेगा, है ना। ब्लड खास करके कैटेगराइज अगर करके देखें, उसके कार्य को देखें तो वंस अगेन आप पेन ले लीजिएगा और कॉपी एकदम पूरी पेन डाउन करते जाइएगा। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 से 6 नंबर पक्के हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा कि ब्लड जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। इसमें संयोजी ऊतक का मतलब बहुत सारी चीजें मिश्रित होती हैं, है ना। अब आपसे कोई पूछ देता है कि भैया ब्लड कैसा दिखता है, तो रेड दिखता है, लाल दिखता है। और एक स्टेप और आगे बढ़ के अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले किसके कारण लाल दिखता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। तो अर्थात हमारे ब्लड में कौन सा एलिमेंट्स मिला होता है जिसके कारण वो लाल होता है, तो सिंपल सा है भाई, हीमोग्लोबिन होता है सर, है ना। बता के अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा लीजिएगा। ब्लड्स आगे अगर एक स्टेप और आगे चढ़ के आपसे पूछा जाए कि ब्लड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आ जाता है आपके नजरिए से, और आप सडनली कहते हैं कि तीन प्रकार के होते हैं ब्लड्स। कितने प्रकार के बताते हैं? 3 प्रकार के, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, जो पूरी तरह से गलत है। क्लियर करके ध्यान से समझिएगा और इस फैक्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो मैं बताता जा रहा हूं लिस्ट वाइज आप पेन डाउन करते जाइएगा। आई होप कि आप कंसंट्रेट होकर सुन लेंगे तो ये सारी चीजें फिट हो जाएंगी मस्तिष्क में, फिर कभी नहीं भूलेंगे आपको। चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे आपका ये फाइनल एग्जाम होने वाला हो या लाइफ में कोई भी एग्जाम देने वाले हो, एकदम बेहतरीन ढंग से बताएंगे।
समझिएगा, ब्लड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आपने कितना बताया था बाबू? 3 प्रकार के, लेकिन कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पसल्स। ये मेरे लिखने का तरीका बस यही है, इसलिए लिख दिया गया पहले, ताकि आपका जो टाइम है वो कम थोड़ा सा लगे, है ना। मैं आपको वंस अगेन समझा रहा हूं, ब्लड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो सर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पसल्स। मैंने हिंदी लिख रखा है, प्लाज्मा को प्लाज्मा बोला जाता है। इसके अलावा ब्लड कार्पसल्स को, या ब्लड कहीं कहीं सेल दिया है तो ब्लड सेल्स को रुधिराणु बोला जाता है। बातें क्लियर? छोटी छोटी पॉइंट है लेकिन बहुत बेहतर है ना, समझिएगा। प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स अर्थात रुधिराणु। अब जब 2 प्रकार के होते हैं तो भाई हमारे शरीर में मिश्रित होकर दो कुल सब बहता है एक तरफ से। ऐसा नहीं कि दाहिनी तरफ प्लाज्मा बहे और बाईं तरफ जो है कि लाल रुधिर कणिकाएं बहे, ऐसा नहीं। सब एक साथ क्या होते हैं? मिश्रित होकर पूरी शरीर में बहते रहते हैं। प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स दोनों एक में होते हैं, मिश्रित होते हैं। लेकिन अगर हम देखें परसेंटेज की दृष्टि से कि कितना कितना होता है, तो 55% प्लाज्मा होता है। कितना परसेंट बाबू? कंफ्यूजन क्रिएट ना करिएगा, बेहतरीन ढंग से समझिएगा कि प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। तो 100% में से 55% निकाल दिया जाए तो ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल्स 45%। क्लियर है? अभी हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहीं नहीं आए हैं, केवल हमने आपको 2 प्रकार बताया है। और वो प्रकार, पहला प्रकार है कि पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पसल्स। आगे बढ़ते हैं। ब्लड कार्पसल्स, प्लाज्मा का में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, कोई इसका डिवीजन नहीं होता। लेकिन ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब आपका क्वेश्चन सही होगा। आपसे अगर अब कोई पूछे कि ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल्स कितने प्रकार के होते हैं, रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं, तब आप कितना बताएंगे बाबू? सर 3 होते हैं। एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटिलेट्स। ये तो पूरी तरह से याद हुआ है, मंत्र है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटिलेट। अब समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, इसी में आ जाइए। आरबीसी को आपसे लाल रुधिर कणिका न पूछ के आपके एग्जाम में इरिथ्रोसाइट दे देता है। इसी का दूसरा नाम जो है इरिथ्रोसाइट है। बातें क्लियर? मैं कहानी की तरह आपको समझा दूंगा, बस आप कंसंट्रेट होकर सुन लीजिए। वादा है पूरी तरह से, अगर आ जाएगा तो पूरी तरह से एकदम छाप के आएंगे, एग्जाम में भी कहेगा वाह क्या बच्चे ने लिखा है। ध्यान से समझिए, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। ये नाम याद करना कंपलसरी है, क्योंकि यही नाम दे देते हैं आपके पेपर में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। तो पहले का नाम आरबीसी का इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइड और प्लेटिलेट का थ्रोम्बोसाइड। इरिथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड, थ्रोम्बोसाइड, इरिथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड, थ्रोम्बोसाइड। याद कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार में याद हो जाएगा पक्का। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स। आरबीसी और प्लाज्मा दोनों का कार्य एक साथ पढ़िए, पेन डाउन कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। ये कलरलेस होता है प्लाज्मा, या हल्के भूरे कलर का होता है, इसमें और कुछ विशेष पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इरिथ्रोसाइट अर्थात आरबीसी में। ये दोनों हमारे ऑक्सीजन, हम जो रिस्पायरेशन के साथ गैसों को लेके जाते हैं, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में स्टोर होती है, तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन उठाता है और शरीर के समस्त सेल्स तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? आरबीसी या इरिथ्रोसाइट, जिसे कह सकते हैं हीमोग्लोबिन। इसका एक छोटा पार्टिकल है हीमोग्लोबिन। चाहे आरबीसी भी कह सकते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं, हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा का भी कार्य सिमिलर होता है, इसके साथ मिश्रित होकर पोषक पदार्थों, जितने न्यूट्रिएंट मटेरियल जो हम खा लिए हैं, पेट में जाकर डाइजेस्ट हो गया है, वो सभी पोषक पदार्थ विली द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जब सोख लिए जाते हैं, विली समझते हैं ना, जो छोटी आंत में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था ढेर सारा, वो अपने अंदर समस्त न्यूट्रिएंट, जो हम भोजन के साथ न्यूट्रिएंट लेते हैं, वो पचता है तो उसे अवशोषित कर लेती है और प्लाज्मा और ब्लड के साथ मिश्रित होकर पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं, जिससे हमारी पूरी जो शरीर होती है एनर्जी फील करती है कि हम एकदम पूरा खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, या खेलते हैं, पढ़ते हैं, सब में दिल लगता है। एनर्जी की कमी हो जाती है तो मुंह लटक जाता है, ना पढ़ने का मन, ना लिखने का मन, ना कुछ करने का मन। तो ये सारी चीजें करती क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं, परिवहन का। परिवहन मतलब किसी पोषक पदार्थ या किसी
पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना, शरीर के अंदर समस्त भागों तक पहुंचाना पोषक पदार्थों को परिवहन, परिसंचरण। अब आप समझिए, अर्थात शार्ट वे में दोनों चीजें समझा दी गई कि प्लाज्मा और ब्लड क्या करते हैं, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को शरीर के समस्त भागों में परिवहन की तरह कार्य कर पहुंचाते हैं, अर्थात परिवहन करते हैं। उसका पहुंचाने का मतलब होता है परिवहन करना भाई, है ना। अब बात आती है WBC की, ध्यान से समझिए, 4 से 5 नंबर हंसते हंसते लिख देंगे, है ना, पेन डाउन कर लेंगे। अगर WBC की बात करें तो WBC की कहानी थोड़ा सुन लीजिए। एक कार्य जबरदस्त है, एक शब्द में कह सकते हैं कि ये शरीर के अंदर जो हमारे इम्यून सिस्टम होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। आपने इम्यून सिस्टम खूब सुना होगा कोरोना में कि इम्यून सिस्टम को बढ़ा लीजिए, खूब खा पी के कोरोना वोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। आपने नाम सुना? तो इम्यून सिस्टम क्या है, WBC के पास बहुत सी ऐसी सेल्स होती हैं जो अंदर गए हुए जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, अर्थात बहुत सारे जितने हार्मफुल सब्सटेंस एंटीजन हैं, उनको मार देती है। तो रोगों से हम बच जाते हैं, अर्थात रोगों से बचने की क्षमता हमारे इम्यून सिस्टम कहलाती है। अर्थात हमारे शरीर में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो हमें रोगों से क्या कर लेते हैं, बचाते हैं। जितना बेहतर वो सिस्टम रहता है, उतना बेहतर आपका हेल्थ रहता है, आप समझिएगा। अर्थात आप रोग ग्रसित नहीं होते हैं, इसी को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो WBC हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में बिल्डअप करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, एकदम सिपाही की तरह कार्य करती है। अगर आपके किसी सतह पे चोट लग जाती है तो तुरंत WBC वहां पहुंचती हैं, वहां पे जैसे पुलिस घेराबंदी करते हैं, वहां घेराबंदी करती हैं, वहां की सेल्स को कार्य लिखते जाइएगा कि ट्रैफिक पुलिस की तरह घेराबंदी करती हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि समस्त जो डैमेज सेल होती हैं, टूटी फूटी सेल होती है, उसको ब्लड के साथ बाहर कर देती हैं। इसके अलावा बाहर से जो, अब यहां का रास्ता तो खुल गया है, तो हवा के साथ जो जीवाणु विषाणु इसके अंदर जाना चाहते हैं, उसको यहीं घेर के मार देती हैं, अर्थात रोग से फिर बचाने का काम करती हैं। इसके अलावा चौथा काम लिख सकते हैं कि आसपास की जो कोशिकाएं हैं उसको क्या करती हैं, एक्टिव करती हैं, एक्साइटेड करती हैं कि आप सेल डिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, कोशिका विभाजन प्रारंभ कर दीजिए, जिससे जो चोट लगा हुआ स्थान हो जल्दी से क्या हो जाए, फिल हो जाए। अर्थात एकदम पूरी तरह से पुलिस और इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने का काम करती हैं। कौन काम करती है? WBC काम करती है। WBC के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, टाइप्स भी चलते रहिए, सुनते रहिए। WBC के मुख्यतः कितने प्रकार बाबू? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट, अर्थात कणिकामय और अकणिकामय। ग्रेनुलोसाइट मतलब होता है कणिकामय, है ना, हिंदी में लिख लीजिएगा आप, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। पूरी तरह से क्लियर रखिएगा। जो ग्रेनुलोसाइट होता है वह 3 प्रकार का होता है। अब थोड़ा सा और फोकस कंसंट्रेशन रखना है तभी समझ में आएगा। WBC मुख्यतः कितने प्रकार के बाबू? सर 2 प्रकार के, एक ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, अर्थात कणिकामय और अकणिकामय, कह सकते हैं कणिका विहीन, है ना। अर्थात हम ग्रेनुलोसाइट को देखें तो ग्रेनुलोसाइट सर 3 प्रकार के होते हैं बाबू। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, हिंदी इंग्लिश दोनों सिमिलर है भाई, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अगर बेहतरीन करना चाहते हैं तो, है ना। इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बातें क्लियर रखिएगा कि ग्रेनुलोसाइड होते हैं वो कितने प्रकार के बाबू? सर 3 प्रकार के होते हैं, एक इस्नोफिल, दूसरा बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। पहली चीज तो तुरंत समझ लीजिए, पूरे WBC का जो इस्नोफिल होता है वो 2 से 4% होता है। कितना परसेंट बाबू? 2 से 4% टोटल होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन को खत्म करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए इस्नोफिल्स के बारे में, अगर ये देखा जाए कि एलर्जी की कंडीशन में अगर कोई भी
एलर्जी, कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, तो इस्नोफिल्स उसको मारने के लिए अपनी संख्या को इंप्रूव कर लेती है, बढ़ा लेती है उस एलर्जी को खत्म करने के लिए। और उस समय शरीर में एक रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं इस्नोफिलिया। आपने नाम सुना होगा, आई होप कि क्लियर हुआ होगा अब सारी पॉइंट, कि इस्नोफिल्स जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अपने आप को बढ़ा लेती, इंप्रूव कर लेती है, उसके बढ़ने से एक रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं इस्नोफिलिया। और जब इस्नोफिलिया हो जाती है तो हमें यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर कुछ एलर्जी की कंडीशन क्रिएट हो रही है। एलर्जी मतलब समझ रहे हैं ना, एलर्जी बहुत सारी चीजों से होती है ना। तो अर्थात इस्नोफिल्स अचानक से बढ़ जाती है, हमेशा इस्नोफिलिया रहती है, छींकना, खांसना, कफ का बनना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना। आगे बढ़ते हैं। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जो होती हैं इनकी संख्या बहुत कम होती है, 0.5 से 2% के आसपास होती है। यह भी WBC के साथ और इस्नोफिल्स के साथ मिलकर रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं। एकदम क्लियर रखिएगा, कुछ नहीं आ रहा है तो लिख सकते हैं कि हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे हम समस्त जीवाणु, विषाणु, एंटीजन को समाप्त कर देते हैं शरीर के अंदर। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स जो होती है तीसरी, ये इनकी संख्या पूरे WBC में सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 60 से 70%। वहीं अगर हम इस्नोफिल्स की बात करें तो 2 से 4%, बेसोफिल की बात करें तो 0.5 से 2%। और ये अकेले कितना, न्यूट्रो, नाम तो न्यूट्रो भैया, एकदम न्यूट्रल हो गए, लेकिन परसेंटेज तो बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत ज्यादा पाई जाती है, अर्थात 60 से 70% के आसपास पाई जाती हैं। अब आपको ध्यान देना है, जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं यह बैक्टीरिया तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण करती हैं। भक्षण करना मतलब सीधे खा जाना बाबू। भक्षण करना मतलब आप देखें, जो कौन सा एग्जांपल दें, एनाकोंडा, अजगर, है ना, जिसे हम पाइथन बोलते हैं, वो किसी जीव को सीधे क्या कर देता है, अपने अंदर खींच लेता है, निगल जाता है बिना कुछ तोड़े चबाए। आप क्या करते हैं, निगल जाते हैं कि चबा चबा के खाते हैं? हाँ, तो आप चबा के खाते हैं भाई। निगलने का काम जो होता है वह न्यूट्रोफिल्स का होता है। आप समझिए, जो जीव किसी दूसरे जीव को सीधे बिना तोड़े, बिना चबाए, बिना मसले सीधे निगल जाए, उसे हम कहते हैं भक्षण कर लिया है। क्या कर लिया है? सीधे अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, भक्षण कर लिया है। तो न्यूट्रोफिल जो होती हैं ये जीवाणु, विषाणु, जो छोटे बैक्टीरिया हैं, जो छोटे एंटीजन हैं, उसको सीधे अपने शरीर में भक्षण कर लेती हैं, निगल जाती हैं। इतनी बातें आई होप कि क्लियर हुई होंगी। दूसरा पॉइंट जो है ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट, यहां ब्लैक बोर्ड खाली नहीं था तो यहां पे मैंने सबमिट कर दिया। आप पूरी तरह से क्लियर में रहिएगा कि क्या क्या सर ने बताया है। देखिए ये रहा, मैं अगर इसको यहां से इरेज कर दूं तो क्लियर हो गया कि ये रहा ए ग्रेनुलोसाइट। और ए ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट। ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम देखें तो ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार के, ए ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार के। जो ग्रेनुलोसाइट थे वो 3 प्रकार के, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे थे। इस्नोफिलिया रोग क्रिएट कर रहे थे एलर्जी के कंडीशन में। वहीं अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट जो होता है वह एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। एंटीबॉडी मतलब हमारे शरीर में, अब एंटीजन एंटीबॉडी समझ लीजिए, हमारे शरीर में जो बाहर से हानिकारक छोटे जीव अंदर घुस जाते हैं। एंटी मतलब विपरीत, क्या? विपरीत। और जन मतलब लोग, विपरीत लोग, ऐसे लोग जो शरीर में घुस जाएं तो लाभ पहुंचाए कि हानि बाबू? अरे भाई, हानि पहुंचाएंगे तभी ना विपरीत होगा। अर्थात हानि पहुंचाने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े, वो सभी बोला जाता है एंटीजन। प्रधानी में आप सुने होंगे भैया, एंटी, हमारे एंटी खड़े हुए हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो लिम्फोसाइट्स होता है यह एंटीजन को मारने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है उसे एंटीबॉडी कहते हैं, अर्थात एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। अगर वहीं मोनोसाइट की बात करें
तो मोनोसाइट सबसे बड़ी होती हैं, पूरी डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी होती हैं, और इनका परसेंटेज जो होता है 3 से 8% के आसपास होता है। खास करके ध्यान रखिएगा, अगर बहुत विशेष ना लिख पाए तो यह लिखिएगा कि डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य, एक पुलिस की तरह कार्य करती है, ट्रैफिक पुलिस नहीं, पुलिस की तरह कार्य करती है, चोट लगे हुए स्थानों पे पहुंचती है, घेराबंदी करती है, सफाई करती है, जीवाणुओं को मारती है, इसके अलावा नई सेल्स को एक्टिवेट करती है, कह सकते हैं एक्साइट करती है सेल डिवीजन के लिए। इतनी सारी बातें हो गई डब्ल्यूबीसी के बारे में। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं 60 में निपटा रहा हूं। प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, इसके अलावा कैल्शियम, कैल्शियम नहीं, विटामिन के आदि चीजें उपलब्ध होती, प्रेजेंट होती हैं। ये सभी मिलकर ब्लड के क्लॉट में, रक्त को जमाने में मदद करती हैं। अर्थात प्लेटिलेट का काम होता है रुधिर का थक्का बनाना। जब चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि रुधिर का थक्का बन जाता है, वहां से रुधिर रिश्ता नहीं है। तो प्लेटिलेट्स रुधिर का थक्का बनाने का काम करता है। बाकी सारी चीजें आपको एकदम एग्जैक्ट समझाई गई हैं। इतना अगर पेन डाउन कर दिए तो जितने नंबर का होगा 6 से 8 नंबर का पूरा मिलेगा, वादा एक भी नंबर नहीं कटेगा। आई होप कि आप सारी चीजें समझ लिए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा बेहतर ढंग से।